मंचावर बसलेले श्री नितिन गडकरी जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री रामदास आठवले जी, सुलेखाताई कुंभारे जी, राजू पोडदार, श्री बनवारीलाल जी पुरोहित, श्री कृष्णा खोपड़े जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, मेयर श्री प्रवीण दटके जी, श्री अनिल सोले जी, श्री जयप्रकाश जी, श्रीमान यूएम पठान जी, श्री गिरीश व्यास जी, और इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार, फिर से मैं नाम पुकारता हूं, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्री सुधाकर राव देशमुख, श्री विकास कुंभारे, श्री समीर मेघे, श्री सुधीर परवे, श्री आशीष देशमुख, डॉक्टर मिलन मणे, श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए नागपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को शिकायत कर रहा था। मैंने कहा, भाई 5 महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र में आया था, अनेक सभाएं की थी, खुद चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा का नेतृत्व कर रहा था चुनाव में। उसके बावजूद भी क्या कारण था कि कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सभाएं फीकी रहती थी? और ऐसा कैसा जादू आपने किया है कि इस बार मैं सभाएं देख करके चकित रह गया हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि इतनी भयंकर धूप में मैं महाराष्ट्र के चहुं दिशा में जाकर के आया हूं। ऐसा जनसैलाब पूरे लोकसभा के चुनाव के दरमियान मैंने नहीं देखा था। और इसलिए मैं कहता हूं, हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। मैं पॉलिटिकल पंडितों से आग्रह करता हूं, अगर आप दोबारा गलत हो जाओगे ना तो मुझे दुख होगा। चलिए, पहली बार गलत हो गए, अप्रैल मई महीने में गलत हो गए, अब अक्टूबर में गलत नहीं होना है। जब पार्लियामेंट का चुनाव रहा था तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे 125 सीटें आएगी, मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, मोदी नया है। जब मैं निकल पड़ा तो बोले 150 तक तो चला जाएगा। फिर डरते डरते कहने लगे नहीं नहीं 175 हो जाएगा। किसी ने ये भी कह दिया नहीं नहीं पहले बीजेपी एक बार 182 तक पहुंच गई थी, तो हो सकता है कि 182 तक पहुंच जाए।
और नतीजा ये आया, अकेली बीजेपी 282 पर पहुंच गई और साथी दलों के साथ 300 से भी आगे निकल गए। सारे पॉलिटिकल पंडित गलत सिद्ध हो गए, उनके सारे हिसाब किताब गलत हो गए। हिसाब किताब इसलिए गलत हो गए कि ये पॉलिटिकल पंडित पुरानी नाप पट्टी लेकर के चुनाव के तराजू में तोलते चले जा रहे थे। नौजवान हिंदुस्तान का मिजाज उन्हें पता नहीं था। माताओं बहनों में जो जागरूकता आई है उसका उनको अंदाज नहीं था। गांव की आशा अपेक्षाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये वो कभी समझ नहीं पाए थे। और उसी का नतीजा हुआ को पुराने नापदंड, पुराने तराजू, पुराने तरीके, उन्होंने उनको गलत सिद्ध कर दिया। इस बार भी दोबारा गलती करने जा रहे हैं। कह रहे हंग असेंबली आएगी, पता नहीं किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। फिर कोई कह देता नहीं यार बीजेपी नंबर 1 तो रहेगी। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, अगर आपके पास समय हो तो मेरे महाराष्ट्र के प्रवास की जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं में जो विराट जनमेदनी है, आए हुए लोगों का जो बैकग्राउंड है और सभा के दरमियान उनका उत्साह और इन्वॉल्वमेंट है, जरा वीडियो पर देख लीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी। मैं पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, मैं ये देख के आया हूं। लेकिन मिहान बेहाल है, महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव सिद्ध हो जाएगा, अभूतपूर्व परिणाम निकल के आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाइयों। आज जब मैं नागपुर आया हूं, मैं 2 लोगों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। उन 2 लोगों ने जनप्रतिनिधि के नाते देश की उत्तम सेवा की है। एक चंद्रपुर के भाजपा के एमपी श्रीमान हंसराज आहिरे, जिस प्रकार से उन्होंने संसद में सवाल उठाए, यूपीए सरकार को घेरा, एक जागरूक संसद क्या कर सकता है, कोयले के भ्रष्टाचार को उन्होंने खुला कर दिया और दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक आपके इस नागपुर के इलाके के, विदर्भ के हमारे चंद्रपुर के एमपी हंसराज आहिर ने पूरे देश की बहुत बड़ा सेवा की थी, एक जागरूक लोक प्रतिनिधि के नाते की थी। और वैसा ही मेरे नागपुर का नौजवान साथी, आपने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। ऐसा सक्रिय विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता क्या होती है, कितने सवाल, कितने सटीक सवाल, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को
जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं उससे ज्यादा देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता हूं। भाइयों बहनों, आपको तय करना है। 15 साल बीत गए, बर्बादी का मंजर आप देख चुके हैं। मेरे नागपुर के भाइयों बहनों, विदर्भ के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या ये लूट चलने देनी है? नागपुर से तो आवाज ऐसे उठनी चाहिए, हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। ये लूट चलने देनी चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। 15 साल कम नहीं होते हैं भाइयों। एक राज्य के 15 साल बिगड़ जाना मतलब उस राज्य की जनता की 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है जी। जो नौजवान आज से 15 साल पहले 20 साल का था, इस बर्बादी के कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसका भविष्य अंधकार में जाके गिरा। और जो नौजवान 15 साल का था, वो अंधेरे में भटक रहा है, कहां जाए उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी, 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के आर्थिक जीवन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहता था। मुंबई और महाराष्ट्र मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खींचते थे, चलाते थे। 15 साल की इस बर्बादी ने महाराष्ट्र और मुंबई को तो तबाह कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा है। अगर हिंदुस्तान के आर्थिक सुधार करना है तो मुंबई और महाराष्ट्र की प्रगति के बिना नहीं होगा। इस चुनाव का महत्व इसलिए है कि विकास की ऊंचाइयों को पार करना है तो मुंबई और महाराष्ट्र के हाथ में फिर से एक बार आर्थिक नेतृत्व आ जाए, ये समय की मांग है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए विकास के सपनों को चरितार्थ करने के लिए मैं नागपुर की इस धरती से, उस पवित्र दीक्षांत भूमि की धरती से बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं कहता हूं, पूरे महाराष्ट्र की जनता को कहता हूं, ये चुनाव राजनीति का खेल नहीं है। ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा इसका फैसला करने के लिए है, और इसलिए चुनाव को उस रूप में देखा जाए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 15 साल एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, घोटाले से बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, घोटालों पे घोटाला। महाराष्ट्र की पहचान बना दी लोगों ने। आप मुझे बताइए, आपको स्कैम महाराष्ट्र चाहिए कि स्किल महाराष्ट्र चाहिए? स्कैम महाराष्ट्र चाहिए कि स्किल महाराष्ट्र चाहिए? कांग्रेस ने आपको स्कैम महाराष्ट्र दिया है, भाजपा आपको स्किल महाराष्ट्र देना चाहता है। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूं भाइयों, हम नौजवानों को स्किल देना चाहते हैं,
ताकि नौजवान को रोजगार मिले, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, देश की आर्थिक विकास का भागीदार बन जाए, अर्थतंत्र को गति देने का पूरा नेतृत्व देश की युवा पीढ़ी के हाथ में आ जाए। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट की मूवमेंट चलाना चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री हमने बनाई है, बड़ा अभियान आरंभ किया है। अभी मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में भी मुझे मेरे देश के नौजवान ही याद आए। वहां भी मैंने अमेरिका के साथ जो एमओयू किया है, उसमें एक प्रमुख काम किया है, हमारे नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट में अमेरिका के साथ मिलकर के उनके ज्ञान का उपयोग करते हुए हम उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वहां से जो तेजस्वी प्रोफेसर हैं, अमेरिका से बात हमने मनवाई है कि हमें 1000 ऐसे विद्वान प्रोफेसर हिंदुस्तान में मुझे दीजिए, क्या कि हमारी टेक्निकल एजुकेशन की दुनिया में हम एक नया इतिहास शुरू कर दें। वो काम मैं करना चाहता हूं भाइयों। हम एक नई दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को पिछड़ने देना नहीं चाहते। देश की विकास यात्रा में महाराष्ट्र भी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चले। और इसलिए मैं कहता हूं, आप महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकें। दिल्ली और महाराष्ट्र मिला करके भाइयों बहनों महाराष्ट्र का भाग्य बदलेंगे। ये साफ मानिए। मैं तो हैरान हूं, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भी नागपुर आया था कि नहीं आया था, लेकिन आपके मुख्यमंत्री नहीं आए थे। वो मंच पर आने से डरते थे, कतराते थे, उनको चिंता रहती थी, मोदी के बगल में बैठूंगा तो क्या होगा, पता नहीं पार्टी से मैं रखेंगे कि निकाल देंगे। ये छुआछूत की राजनीति का जिनका दिमाग भरा पड़ा है, ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चल सकते हैं। विकास के मुद्दों में राजनीति नहीं हो सकती, देश हित में राजनीतिक छुआछूत नहीं हो सकती। और इसलिए जिन राज्यों में आज ऐसी सरकारें हैं, जिन सरकारों को दिल्ली में बनी हुई नई सरकार जरा कम पसंद आती है, मजबूरन जरा नमस्ते नमस्ते कर लेते हैं, ऐसी सरकारों का रवैया है वो ऐसा है कि दिल्ली सरकार के बगल में वो जब खड़े रहते हैं तो 1+1 2 होता है, लेकिन साथ साथ चलने के इरादे वाली सरकार दिल्ली सरकार के पास जब खड़ी रहती है तो 1+1 2 नहीं होता है, एक के बगल में एक खड़ा रह करके 11 हो जाता है। मुझे दिल्ली और महाराष्ट्र का मिलन 1+1 वाला नहीं करना है, एक के बगल में एक 11 वाला मिलन करना है, ताकि गति तेज हो जाए। और इसलिए मैं आज आपका सहयोग लेने आया हूं भाइयों बहनों। यहां पर जो 20 साल के नौजवान है, वो पिछले 10 साल से सुनते आए होंगे मिहान 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 मिहान। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लेकिन मिहान बेहाल है, मिहान बेहाल है कि नहीं है? आपको हैरानी होगी, मिहान की फाइल को 500 मीटर जाने में 10 साल लगा है। 10 साल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में
उस फाइल को जाने में 500 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन 500 मीटर की दूरी काटने में उस फाइल ने 10 साल बर्बाद किए हैं। 10 साल। क्या आप ये बर्बादी का इंतजार करना चाहते हो? क्या आप मिहान का परिणाम चाहते हो? मिहान की सफलता ये सिर्फ नागपुर का भाग्य बदलने वाली नहीं है। मिहान की सफलता पूरे विदर्भ का भाग्य बदल सकती है, पूरे महाराष्ट्र की अर्थनीति में एक नई ताकत दे सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार के कालखंड में ही वो काम पूरा होगा और हमारी सरकार ही उसका उद्घाटन करेगी। आप लिख के रखो। काम ऐसे होता है, मरी पड़ी अवस्था में काम नहीं चलता है जी। भाइयों बहनों, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां दुनिया के हर देश की गतिविधि का लेखा जोखा करती रहती है। आज मेरे ध्यान में एक लेटेस्ट रिपोर्ट लाया गया। 2013 में जून जुलाई में हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रगति हुई, 2014 जून जुलाई में उसमें 76% वृद्धि हो गई। 76%। तेज गति से देश कैसे चलता है उसका यह उदाहरण है। 76% वृद्धि 2013 के जून जुलाई के तब सामने 2014 के जून जुलाई में करके दिखाई है। भाइयों बहनों, देश कैसे आगे बढ़ रहा है इसका इस उदाहरण है।